साथियों, आज इंपा का इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन इस संगठन का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसका मतलब है लगभग 8 साल इस संगठन को हो गए हैं। अच्छा, 10 हो गए हैं। मैं तो हर साल के हिसाब से उसकी गिनती कर रहा था, मगर ये ज़्यादा साल से स्थापित है। तो साथियों, जिस तरह से इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन आज हो रहा है, उसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन, इस तरह के राष्ट्रीय अधिवेशन, ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन लगभग हम लोगों ने 17 राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहे हैं। नहीं तो बामसेफ का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता था। अभी संगठन के विस्तार का आप लोगों को अनुमान लगाने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि 15 नवंबर तक संगठन के 17 राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे। तो इससे संगठन का कितना बड़ा और कितने बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे संगठन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है और 10 साल में हमारे इस तरह से एक साल में 100 राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे। 365 दिन में 100 राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2030 तक हमारे जो ऑफशूट संगठन है, उन ऑफशूट संगठनों का कितना विशाल जाल सारे देश भर में बनेगा। एक तहसील में आप कल्पना करके देखो, एक तहसील में 100 संगठन के कार्यकर्ता काम करेंगे। एक तहसील में अगर एक तहसील में 100 संगठन के कार्यकर्ता, 100 संगठन के यूनिट अगर कार्यरत रहेंगे तो कितनी बड़ी ऊर्जा और कितना बड़ा संगठन विस्तारित होगा, कितनी बड़ी शक्ति होगी, कितनी बड़ी संगठित शक्ति होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये डॉक्टरों का राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो डॉक्टरों का अकेले राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे अधिवेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और 15 नवंबर तक 17 राष्ट्रीय अधिवेशन पूरे हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। साथियों, कुछ दूसरी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी हम लोगों की जो रणनीति है, उस रणनीति को हम लोगों को समझना होगा। हमने पिछले कई सालों को लगाकर, मैं खुद ही उम्र की 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से इस काम में लगा हुआ हूं। अभी मेरी उम्र 65 साल की हो रही है, तो 47 के लगभग साल हो रहे हैं। इतने साल से मैं इस संगठन
की प्रक्रिया में लगा हूँ, बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। 2000 में मैं इस संगठन का बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया हूँ और लगभग 23वां साल चल रहा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो इस 23वें साल में ये संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में ये संगठन फैल गया है। तो आने वाले समय में हम लोग जो है ये 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांवों तक इसका विस्तारित करने की योजना है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये 6 लाख गांवों तक का संगठन 2030 तक पूरा हो जाएगा। 2030 तक 6 लाख गांवों में हमारा संगठन फैल जाएगा और तमाम और संगठन भी गांवों में, मजदूरों का संगठन, किसानों का संगठन, तो ये भी बड़े पैमाने पर फैल जाएगा। आजकल गांव के अंदर भी कुछ कर्मचारी भी मिलते हैं, तो गांव के अंदर भी हमारा बामसेफ का नेटवर्क जो है फैलेगा। हमारी ये भी योजना है कि 3.5 लाख ग्राम पंचायत है, 6.5 लाख गांव है। हर गांव में ग्राम पंचायत नहीं है, तो हम ग्राम पंचायत का भी संगठन, सरपंच लोगों का संगठन, ग्राम पंचायत के पंचों का संगठन, जो अभी है उनका संगठन, जो रह चुके हैं उनका संगठन, समाज को जोड़ने के लिए, क्योंकि जो ग्राम पंचायत में सदस्य है और रह चुके हैं वो प्रतिनिधि है गांव के, तो गांव के लोगों को जोड़ने वाले लोग हैं, उनका अगर हम संगठन बना लेते हैं तो ये गांव के लोगों को हर संभव, हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो 10 साल में हमारी जो बड़ी रणनीति है वो है बाम से पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेटेड क्लास, ए वर्ग है, एजुकेटेड क्लास, पढ़ा लिखा वर्ग, इनका संगठन है बाम से। तो अब हम लोग ये जो क्लास है उससे संगठन को मास की दिशा में लेके जा रहे हैं। अभी हम जो संगठन है, ये रणनीति में जो बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है, उस बदलाव को समझो, उस बदलाव को समझने की जरूरत है। उस बदलाव को समझने के लिए बता रहा हूं कि हम अभी क्लास से मास के तरफ जा रहे हैं और मास के द्वारा विशाल राष्ट्रीय आंदोलन किया जाएगा, बहुत बड़ा विशाल राष्ट्रीय आंदोलन किया जाएगा। और इस आंदोलन के पीछे सोच है, एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत है पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल, यानी जो पावर है जिससे हमारे लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में वंचित किया हुआ है, तो वो पावर सक्सेसफुल स्ट्रगल चलाने के बाद हमारे लोगों को मिलेगा। और 2030 तक सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं बनेगी। हम इस पर काम कर रहे हैं, इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इससे जो बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। जो आज़ादी का आंदोलन चलाया गया और आज़ादी का आंदोलन चलाने के बाद
आजादी के आंदोलन पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया और ब्राह्मणों ने आजादी के आंदोलन पर कब्जा करने की वजह से ब्राह्मणों ने इस थ्योरी पर काम किया, हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर काम किया। हिंदू मुसलमान के सिद्धांत पर, हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर काम करने की वजह से ब्राह्मणों का आजादी के आंदोलन पर कब्जा हो गया और इसकी वजह से ब्राह्मणों का आजाद भारत पर कब्जा हो जाएगा, इस डर की वजह से 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना और ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा करने के लिए भारत के टुकड़े करने की योजना को मान्यता दी। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और कब्जा करने के बाद में उस कब्जे को परमानेंट बनाने के लिए मुसलमान पाकिस्तान में जाने के बाद भी हिंदू मुसलमान का सिद्धांत चालू ही रखा, ताकि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार शेड्यूल कास्ट के नाम पर मिले हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को शेड्यूल ट्राइब के नाम पर जो अधिकार मिले हुए हैं, ओबीसी को ओबीसी के नाम पर जो अधिकार मिले हुए हैं, तो इनकी संख्या 74.5% हो जाती है। तो ब्राह्मणों को 15% मुसलमान चुनौती नहीं है। ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है और 3.5% जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को 15% मुसलमान जो है वो देश पर काबिज नहीं हो सकते लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार। और इसलिए इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है, एक काबिज करने के लिए उन्होंने आज़ाद भारत में हिंदू मुसलमान का मामला बनाए रखा, चालू रखा और जब से 2014 से सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आई, ये वास्तव में आरएसएस की ही सरकार है, बीजेपी की नहीं है। इसका सबूत है कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी का चेहरा देकर ओबीसी का समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया, मगर एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद उसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं होगी हलफनामा दिलवाया। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी के पास प्रधानमंत्री का पद है, अधिकार नहीं है। अधिकार होता तो वो ओबीसी की जातीय आधारित गिनती करते, अधिकार नहीं है, पद है। तो अधिकार आरएसएस के पास है, आरएसएस की पॉलिसी है जातीय आधारित गिनती नहीं होगी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का आरएसएस के लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्तेमाल तो वही कर सकता है जिसके पास ताकत हो, शक्ति हो, पावर उसके पास है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ये कांग्रेस नहीं किया। बहुत समय तक ये जो 80% प्रशासन में अधिकारी लोगों की संख्या है, तो ये तो इसमें तो आरएसएस के लोग थे नहीं। तो ये जो अधिकारी 80% तक थे और भ्रष्टाचार करते थे और भ्रष्टाचार से मिला हुआ पैसा दान में आरएसएस को देते थे।
तो आरएसएस बनी। पैसा चाहिए ना बनाने की। आज आरएसएस जो है भारत का राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है और यह बात न्यायपालिका भी मानती है, क्योंकि अजमेर बम ब्लास्ट में न्यायपालिका ने आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास दिया। न्यायपालिका भी मान रही है। आपको मालूम नहीं, 18 आतंकवाद की घटनाओं में आरएसएस के लोग शामिल है। ऐसे केसेस अभी भी चल रहे हैं। 18 केसेस चल रहे आतंकवाद के आरएसएस पर, और एक केस आरएसएस पर देशद्रोह का है। तो जब तक सरकार है तब तक ये लोग डिले करते रहते हैं, कोर्ट में केसेस को डिले करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। यानी पुलिस के लोग मान लो हाजिर नहीं हुए तो तारीख पर तारीख होती रहती है, डिले होते रहता है। तो आरएसएस राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी संगठन है, इसीलिए ये लोग बयानबाजी करते रहते हैं। और आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। हिंदू मुसलमान के थेरी ने 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन करवाया। उसी थेरी को आज के तारीख में सबसे ज़्यादा उछाला गया है। हिंदू मुसलमान की थ्योरी आज के तारीख में सबसे ज़्यादा उछाली जा रही है, जिस थ्योरी ने 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन कराया। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों का वर्चस्व निर्माण करते हैं, तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे SC ST OBC के लोग इग्नोरेंस में अपने को हिंदू कहते। एक वामन मेश्राम अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सांच लोग जो है वो अपने को हिंदू कहते, क्योंकि वो मुसलमान कह नहीं सकते, वो क्रिश्चियन कह नहीं सकते। और इस तरह का काम करने के लिए मुस्लिम लोगों के द्वारा भी आरएसएस को इनडायरेक्टली मदद होती है कि जो मुसलमान नहीं है वो सारे के सारे हिंदू हैं। मुस्लिम लोगों का ये कहना है, मैंने हमारे मुस्लिम भाइयों को कई बार कहा कि आप जिस आरएसएस का विरोध करते हो उसको सबसे ज़्यादा मदद भारत में संगठित रूप से अगर कोई कर रहा है तो आप ही कर रहे हो। टाइम क्या हुआ? टाइम बताओ। हाँ, तो इसलिए मैं अपनी बात, क्योंकि 5 बजे इसे समाप्त करना है, तो हमने 6 तारीख को इतना विशाल आंदोलन खड़ा किया, और ऐसा कोई आंदोलन मैंने हाई कोर्ट में हलफनामा भी दिया कि कोई हिंसा नहीं होगी, और जो मैंने हलफनामा दिया वैसा हमारे लोगों ने साबित किया कि कोई हिंसा नहीं। लाखों लोगों के भीड़ में एक कार थी। मौर्य जी कहाँ है? हमारे मीडिया वाले मौर्य जी है? उन्होंने मुझे फोटो दिखाया। लाखों लोगों के भीड़ में एक कार जो है फंसी हुई है, और किसी ने मौर्य को टेलीफोन किया, अरे वो कार जला दी जाएगी अब। मगर वो कार, आंदोलन खत्म हुआ वो वैसी की वैसी। तो मैं तो हमारे मीडिया लोगों को कहा, अरे ये कवर स्टोरी का सब्जेक्ट है, 1 घंटा भर इस पर बोला जा सकता है कि लाखों लोगों के भीड़ में एक कार जो है बच गई। ये तो ऐसा इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। ये प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है कि हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। ऐसा जो मैंने हलफनामा हमारे लोगों के समर्थन से, भरोसे पर दिया था,
वो भरोसा 200% सही है। हमने हाई कोर्ट में जो लिख कर दिया वो सही साबित हुआ, हमने सही साबित किया। और आरएसएस का जो वकील था उसने जो झूठी इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट के जज को दी, हिंसा होगी, ये होगा, ऐसा होगा, सारा झूठ साबित हो गया। उन्होंने जो जुडिशरी को गुमराह किया वो झूठ साबित हो गया। अभी मैं जजेस को लेटर भी लिखने वाला हूं कि वो झूठ साबित हो गया और हमने जो कहा हलफनामा वो सच साबित किया, और जो हमने लिख कर दिया उसको आपने नहीं माना, जो उन्होंने झूठ कहा उसको आपने माना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आंदोलन करने का मौलिक अधिकार है, एक से कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और हाई कोर्ट को बंधन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानकर ऑर्डर देना। आप लोगों को मालूम नहीं हो ये संवैधानिक व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में हाई कोर्ट को कोई जजमेंट देने का अधिकार नहीं है। हमारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं माना। संविधान सुप्रीम है। और इस तरह से साथियों, हमने इतिहास में बड़ा काम किया और सिद्ध किया। तो ये एक हमारे आंदोलन की छोटी सी झलक थी। मैं जानता हूं हमारी ताकत कितनी है। तो इसलिए हम 4 चरणों में हमारा आंदोलन घोषित किया है। वो चरण के बारे में मैंने मीडिया में बता दिया है, आपको जानकारी है। तो अब जो समर्थन की लहर सारे देश भर में चल रही है उसे संगठन में कन्वर्ट करो, संगठन की शक्ति बढ़ाओ। संगठन की शक्ति बढ़ाने के बाद फिर आंदोलन होगा। 2024 के चुनाव के पहले इससे और बड़ा आंदोलन होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, आखिरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस है अभी चल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अनुमति दी तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाया जाएगा। ये हमने स्थगित किया हुआ है। स्थगन समझते हो ना, स्टे किया हुआ है, खत्म नहीं किया। हाँ, पोस्टपोन किया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक। इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग अपने इलाके में तैयारी करें, विजय हमारी है।